जय हिंद दोस्तों। मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म आदित्यांजल जीएस क्लासेस में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन में मध्य प्रदेश के भूगोल का जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें जो हम टॉपिक देख रहे हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। क्या देख रहे हैं? मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। और इस मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के प्रारंभ क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः जो मध्य प्रदेश को है वो 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने भौतिक प्रदेशों में? 7 भौतिक प्रदेशों में से, जिसमें मैंने बताया था कि ये जो 5 भाग हैं ये आपके मध्य उच्च भूमि से निकल कर आते हैं और शेष जो 2 अन्य भाग हैं वो सतपुड़ा मैकल श्रेणी या पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार से निकल के आते हैं। क्लियर है? अब पिछले की वीडियो में हमने हमने अध्ययन कर लिया था। वो कौन कौन से थे? एक तो मैंने मालवा के पठार का अध्ययन आपको करा दिया है, दूसरा हम मध्य भारत के पठार का अध्ययन कर चुके हैं, तीसरा हम बुंदेलखंड के पठार का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जो भौतिक प्रदेश लेकर आए हैं वो 2 हैं हमारे, एक रीवा पन्ना का पठार और दूसरा कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी। तो आज के वीडियो में हम ये 2 भौतिक प्रदेश कवर करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हुए सीधे चलते हैं हम अपने आज के चौथे भौतिक प्रदेश में। तो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो चौथा भौतिक प्रदेश है मध्य प्रदेश का, उसको हम रीवा पन्ना का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? रीवा पन्ना का पठार कहते हैं। इसके बारे में आंतरिक अध्ययन करने से पूर्व हम इसकी देख लेते हैं कि अवस्थिति मध्य प्रदेश के मैप में कहाँ है। तो ये आप मैप देख रहे होंगे और ये मैप में आप देख रहे होंगे ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते हैं? रीवा पन्ना का पठार। ये मध्य प्रदेश के 10.38% पर फैला है। कितने प्रतिशत भाग पर? 10.38% भाग पर फैला है। अब इसकी थोड़े अवस्थिति देख ले तो इसके पूर्व में जो होगा हमारा वो बघेलखंड का या पूर्वी पठार होगा। दक्षिण में देखेंगे तो ये नर्मदा सोन घाटी आएगी। पूर्व में देखेंगे तो 2 चीजें होंगी, थोड़ा बहुत मालवा का पठार और शेष कौन सा होगा आपका? बुंदेलखंड का पठार होगा। और उत्तर की ओर देखेंगे तो यहाँ पर गंगा यमुना का मैदान होगा। तो इस रीवा पन्ना पठार के भौतिक प्रदेश के चारों ओर की क्या भौतिक अवस्थिति है इसको हमने देख लिया, क्योंकि जनरली यहाँ से प्रश्न पूछता है कथन के माध्यम से। तो ये अवस्थिति देखने के बाद अब इससे संबंधित हम प्रमुख तथ्य देखने का, भौगोलिक तथ्य देखने का प्रयास करेंगे, है ना। जो सबसे पहली बात निकल के आती है रीवा पन्ना के पठार के बारे में कि भैया ये जो रीवा पन्ना का पठार है इसकी दक्षिणी सीमा कौन निर्धारित करती है? तो कर्क रेखा। कौन निर्धारित करता है? कर्क रेखा करता है। और जो इसका निर्माण हुआ है वो विंध्यन शैल समूह के अपर्दन से हुआ है। आपको सीधे मैं बता दूं कि ये मैप के माध्यम से कि यहाँ से आपका कौन सा पर्वत फैला हुआ है? विंध्याचल पर्वत। कौन सा? ये विंध्याचल पर्वत फैला है। और इसी विंध्याचल पर्वत शैल समूह के अपक्षय अपर्दन से किसका निर्माण हुआ है? आपके रीवा पन्ना के पठार का। किसका निर्माण हुआ है? रीवा पन्ना के पठार का। अब हम देख लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ है, किन किन जिलों में ये फैला हुआ है। तो एक तो रीवा आ जाएगा और दूसरा पन्ना, जो कि इसके नाम में, लेकिन ना तो पूर्णतः रीवा आता है और ना ही पूर्णतः पन्ना जिला आता है, क्योंकि पन्ना का कुछ हिस्सा बुंदेलखंड में आता है और रीवा का कुछ हिस्सा आपके पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार में आता है। क्लियर? शेष अन्य जिले कौन से आते हैं? कटनी आता है, उमरिया आता है, सतना आता है और हल्का फुल्का भाग आपके किसके आता है? दमोह का भी आता है। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब हम इस प्रदेश के उपनाम देखते हैं। तो इस प्रदेश के 2 उपनाम निकल के आते हैं। एक तो विंध्याचल का उत्तरी कगार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विंध्याचल का उत्तरी या ऊपरी कगार बोला जाता है। किसे? रीवा पन्ना के पठार को। और दूसरा क्या इसको नाम दिया गया? हीरा प्रदेश। क्या नाम दिया गया है? हीरा प्रदेश। यहां तक की बात क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो मृदा यहाँ पर कौन सी है? मिश्रित मृदा है, यानी कि कुछ भाग में काली, तो कहीं लाल पीली, तो कहीं जलोढ़, तो कहीं कछारी। तो इस प्रकार से सभी मिट्टियों का थोड़ा थोड़ा अंश है, इसलिए यहाँ मिट्टी का स्वरूप कैसा है? मिश्रित। कृषि यहाँ पे कौन सी होती है? तो प्रमुखतया गेहूं। गेहूं मैंने बताया था मध्य प्रदेश के सभी भौतिक प्रदेशों में सामान्यतः उगाई जाती है। चावल भी है यहाँ पर। तिल, तिल को जरूर मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि बुंदेलखंड का और रीवा पन्ना के पठार की जो एक विशेष फसल है वो कौन सी है? तिल है। अब जलवायु की बात कर ले तो जलवायु कैसा है? वही कैसा है? तो गर्मी में साधारण गर्म होती है। यहाँ पे क्या होता है? गर्मी के दिनों में कोई ज़्यादा गर्मी यहाँ नहीं होती है, साधारण गर्म होती है। और ठंडी के दिनों में यहाँ पे ठंड कैसी होती है? अधिक ठंड होती है। कैसी होती है? अधिक ठंड। तो गर्मी में सामान्य या साधारण गर्मी और ठंडी में अधिक ठंड पड़ती है। किसमें? आपके रीवा पन्ना के पठार में। क्लियर हो गया? चलिए अब रीवा पन्ना के पठार की वर्षा को देख लेते हैं। तो वर्षा यहाँ की औसत वर्षा कितनी है? तो 100 से 125 सेंटीमीटर। कितनी है? 100 से 125 सेंटीमीटर। और यही वर्षा किसका निर्धारण करती है? आपके वनों की वनस्पति का। और प्रमुख रूप से कौन से वन पाए जाते हैं? तो बांस,
तेंदुपत्ता, शीशम, खैर, ये जंगली पौधे वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ की वनस्पति कैसी है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, यानी गर्मी के दिनों में यहाँ के ये जो तमाम वृक्ष हैं ये अपने पत्ते क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। नदियों की बात कर लें तो यहाँ से प्रवाहित होने वाली जो प्रमुख नदी है वो तो केन है। केन जो कि काफ़ी सुंदर, सबसे खूबसूरत नदी मध्य प्रदेश की मानी जाती है। फिर टोंस है जो कि रीवा में प्रवाहित होती है, अधिकांशतः गंगा में जाके मिलती है। बीहड़ है, महाना है और बिछिया। इन सभी नदियों के बारे में जो हम इसके बाद का जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का नदी तंत्र, तो वहाँ पे एक एक नदी के बारे में बढ़िया डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सी हो गई? केन हो गई, टोंस हो गया, बीहड़ हो गया, महाना हो गया और बिछिया। खनिज कौन से पाए जाते हैं? तो खनिज भैया तो हीरा कहाँ पे पाया जाएगा आपका? पन्ना, सतना और दमोह वाले क्षेत्र में तो पन्ना और सतना आप प्रमुखतया मान के चलो कि ये एक आपकी खदान सतना में भी है और मुख्यतः पन्ना में। फिर दूसरा कौन सा है? चूना पत्थर। चूना पत्थर किसके उपयोग में आता है? सीमेंट उद्योग के निर्माण में, उसके लिए कच्चा माल है। तो जो सतना है, दमोह है और जो रीवा है, ये किसके लिए जाने जाते हैं? सीमेंट उद्योग के लिए। तो चूना पत्थर यहाँ पे मिलता है और रीवा में आपके गेरू का भी उत्पादन होता है। तो तीन प्रमुख खनिजे कौन से हो गए? हीरा भी हो गया, चूना पत्थर भी हो गया, गेरू हो गया। ये जो आपके हर भौतिक प्रदेश के हम ये जो इधर टॉपिक बना रहे हैं ना, ये अपने आप में मध्य प्रदेश के भूगोल का एक विषय वस्तु है। जैसे वर्षा है मध्य प्रदेश की, उसको हम बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, वन को पढ़ेंगे बड़े डिटेल से, नदियां मध्य प्रदेश की पढ़ेंगे, खनिज मध्य प्रदेश के पढ़ेंगे और पर्यटन। तो हर टॉपिक को हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम सामान्य तौर पर ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी भौतिक प्रदेश में ये जो भौगोलिक लक्षण है वो किस स्वरूप में विद्यमान है। क्लियर है? चलिए अब आगे हम देखेंगे कि इस प्रदेश का जो पर्यटन केंद्र है इस प्रदेश में कौन कौन से हैं। तो एक तो पन्ना टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? पन्ना टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे केन घड़ियाल संरक्षण केंद्र है। फिर दूसरा कौन सा हो गया? पन्ना टाइगर रिजर्व है, पन्ना नेशनल पार्क है और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। फिर सतना का चित्रकूट धार्मिक स्थल है, मैहर है सतना का धार्मिक स्थल है। मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी, यानी कि विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना में बनाई गई है। यहाँ के जो प्रमुख जलप्रपात हैं, वाटरफॉल है, क्योटी, चचाई और पूर्वा, क्योंकि रीवा को जलप्रपातों का शहर भी बोला जाता है, जिला भी बोला जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे और सर्वाधिक जलप्रपात कहाँ विद्यमान है? आपके रीवा में। तो क्योटी हो गया, चचाई हो गया, पूर्वा जलप्रपात, ये यहाँ के क्या है? प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने आपका चौथा जो भौतिक प्रदेश था रीवा पन्ना का पठार, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो हम अगला भौतिक प्रदेश लेकर आ रहे हैं वो कौन सा है? आपका नर्मदा सोन घाटी। किसको देखेंगे? नर्मदा सोन घाटी की। तो सबसे पहले, जैसा मैं हमेशा करता हूं कि इसकी सबसे पहले अवस्थिति देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मैप में कहाँ है। तो ये आप देखेंगे कि ये अमरकंटक है और इस अमरकंटक से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? अपनी नर्मदा नदी, और चली जाती है महाराष्ट्र गुजरात में। तो नर्मदा नदी के समानांतर दोनों तरफ का एक जो विस्तृत क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? आपका नर्मदा सोन घाटी कहलाता है। चूंकि इधर से कौन सी? सोन नदी निकल जाती है और ये पूरे मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर है? 26% भाग पर। कितने प्रतिशत भाग पर है? 26%। अब आगे देखते हैं नर्मदा सोन घाटी के बारे में। तो पहला क्या फैक्ट आपको देखने को मिल रहा है कि नर्मदा नदी के समानांतर फैली है। ये जो भौतिक प्रदेश है ये किसके समानांतर फैला है? नर्मदा नदी के। और ये दूसरा सबसे बड़ा भौतिक भाग है, सबसे बड़ा मालवा है और दूसरा सबसे बड़ा भौतिक भाग कौन सा हो गया आपका? ये नर्मदा सोन घाटी हो गया। सबसे छोटा कौन सा है आपका? पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, और दूसरा कौन सा आता है? बुंदेलखंड का पठार। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा भौतिक प्रदेश को क्रम में व्यवस्थित करने के से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए प्रतिशत को आधार मानकर आप इनका एक बढ़ते घटते क्रम में सूची बना लीजिएगा। नहीं तो अंत तक में मैं ही बना के आपके सामने रख दूंगा, क्योंकि आप में अब मेहनत हमें दिख नहीं रही है, आपका जो प्रतिक्रिया दिख रही है इन क्लासेस को लेकर वो बेहद शिथिल सी दिख रही है। खैर, आपकी जिम्मेदारी अपने लक्ष्य टारगेट को लेकर कुछ और होगी। मेरा जो धर्म है, कर्म है, वो पढ़ाना है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर और कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि इससे बनने वाले प्रश्न आपसे न छूटे। अब आप उस पर मेहनत करो कि न करो, ये आपका उत्तरदायित्व होता है। क्लियर? चलिए अब निर्माण की बात करें कि इस भौतिक प्रदेश का निर्माण कैसा हुआ है। तो पूर्व में देखेंगे धारवाड़ और विंध्यनक्रम की चट्टानों के अपरदन से। किससे हुआ है? पूर्व में ये जो इधर का भाग है, जैसे ये नर्मदा नदी बह के आ रही है, तो इधर का ये जो भाग है ये किससे हुआ है? धारवाड़ और विंध्यनक्रम की चट्टानों से। और ये जो पश्चिम का भाग है, ये पश्चिम का भाग दक्कन ट्रैप से बना है। किससे बना है? दक्कन ट्रैप से बना है।
जब मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना देखेंगे तो हम देखेंगे कि कुल 7 प्रकार की चट्टानें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं और 3 चट्टानों का उल्लेख यहाँ पर हो गया, एक तो धारवाड़ और दूसरा विंध्यन शैल समूह। तो पूर्व में इन्हीं से निर्माण होता है और पश्चिम में बात करें तो तीसरा एक चट्टान है, कौन सी, दक्कन ट्रैप। क्लियर हो गया। चलिए अब हम इनका देख लेते हैं कि विस्तार कहाँ कहाँ है। क्या देखेंगे कि इनका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो मैप में आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले जिलों की हम बात कर ले तो सबसे पहले पूर्व में जाएं तो कौन सा आ जाएगा, अनूपपुर और मंडला। कौन आ जाएगा, अनूपपुर मंडला। फिर कौन आएगा, जबलपुर और नरसिंहपुर। फिर होशंगाबाद और हरदा। फिर सीहोर और रायसेन का समूह आता है, खंडवा, खरगोन और अलीराजपुर। इन जिलों में ये फैला हुआ है। जब नर्मदा नदी तंत्र देखेंगे तो इसका पूरा प्रवाह जो है तंत्र हम देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर हो गया। अब ये ऐसा इस प्रदेश को थोड़ा देख ले कि इसके चारों तरफ की भौतिक स्थिति कैसी है। तो मैप में आप देख रहे होंगे कि इसके जो दक्षिण में, किधर, दक्षिण में आप देखेंगे तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। इस भाग में उत्तर में, उत्तर पश्चिम में कौन सा, ये उत्तर भाग में कौन सा हो गया आपका, यहाँ मालवा है। यहाँ पर आपके रीवा पन्ना का पठार आ रहा है और यहाँ पे बघेलखंड का या पूर्वी पठार आ रहा है। क्लियर। फिर अगला क्या निकल के आता है इसके बारे में कि इसके कुछ उपनाम दिए गए हैं, किसके, नर्मदा सोन घाटी के। तो नर्मदा सोन घाटी के कौन कौन से उपनाम दिए गए हैं तो देख रहे होगे आप कि इसे कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है और उस कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले राज्य का निर्धारण कौन करता है, तो इसका निर्धारण ये नर्मदा सोन घाटी करती है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ पे जल संभरण और जल सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में है, जिसलिए कृषि और कृषि उत्पाद यहाँ पे प्रचुर मात्रा में होता है। फिर इसको भ्रंश प्रदेश भी कहते हैं, क्यों, हिमाचल पर्वत श्रेणी के बीच का गहरा भाग है तो इसे भ्रंश प्रदेश कहते हैं। और नर्मदा उपाद्र प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो अधिकांश भाग है किसके द्वारा सिंचित है, इसकी आर्द्रता का प्रमुख आधार क्या है, नर्मदा नदी। तो कौन कौन से नाम हो गए, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़, भ्रंश प्रदेश और नर्मदा का उपाद्र प्रदेश। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं कि यहाँ पे मृदा कौन सी पाई जाती है। तो जो पूर्वी भाग है तो पूर्वी भाग में तो कौन सी पाई जाएगी, लाल पीली मिट्टी। और पश्चिमी भाग में कौन सी पाई जाती है, गहरी काली मिट्टी। तो दो प्रकार की, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम तक समानांतर नर्मदा के फैला है तो ये इसका विस्तार ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे मिट्टियों का स्वरूप भी क्या हो जाता है, दो प्रकार का हो जाता है, लाल पीली मिट्टी पूर्व में और पश्चिम में आपकी गहरी काली मिट्टी। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि नर्मदा सोन घाटी में कृषि किस प्रकार से की जाती है। तो ये जो कपास और मूंगफली है ये पश्चिमी भाग में होती है। कहाँ होती है, काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो कपास और मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किधर होता है, पश्चिम में। मध्य में गेहूं का उत्पादन होता है, जैसे होशंगाबाद, रायसेन वगैरह हो गया। और चावल का उत्पादन पूर्वी क्षेत्र में होता है। किधर होता है, पूर्वी क्षेत्र में, क्योंकि उधर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। क्लियर। अब जलवायु देखते हैं मध्य प्रदेश की, सॉरी इस नर्मदा सोन घाटी की। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, ठंड में साधारण ठंड पड़ती है। कैसी पड़ती है, ठंड में साधारण ठंड पड़ती है। और गर्मी में यहाँ कैसी ठंड रहती है, कैसी रहती है, अधिक गर्मी। तो जस्ट आपका जो कौन सा था, रीवा पन्ना का पठार था, उसके जस्ट विपरीत ठंड में यहाँ साधारण ठंड और वहाँ पे गर्मी में साधारण गर्म था। और यहाँ गर्मी में अधिक गर्म पड़ती है और वहाँ ठंड में अधिक ठंड पड़ती है। क्लियर हो गया। चलिए तो ये कोरिलेट करके जब आप दो भौतिक प्रदेशों के लक्षणों को पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहद आसानी हो जाएगी। वर्षा की बात करते हैं तो औसत वर्षा यहाँ की 75 से 125 सेंटीमीटर है। कितनी है, 75 से 125 सेंटीमीटर है। और हम जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, क्योंकि इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व नर्मदा नदी के समानांतर है, तो जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो ये जो वर्षा की मात्रा है ये क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो पश्चिम से पूर्व जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या होता है, वृद्धि देखने को मिलती है। अब यहाँ के वन देख लें कि जो सोन घाटी है, कौन सी, नर्मदा सोन घाटी है, तो यहाँ पे किस प्रकार के वन प्रमुखतया पाए जाते हैं। तो यहाँ के प्रमुख वन कौन से हैं, सागौन है, साल है, बांस है और तेंदुपत्ता। कौन कौन से हो गए, सागौन, साल, बांस और तेंदुपत्ता यहाँ के प्रमुख वन हैं। नदियों की बात कर लें तो प्रमुख नदी तो यहाँ की नर्मदा है और बाकी जो इसकी सहायक नदी हैं दाएं और बाएं तरफ से, उनमें से जो प्रमुख नदियाँ हैं जैसे तवा हो गई, हिरण हो गया, शेर हो गया, हथनी हो गया, शक्कर हो गया, दूधी। हालांकि नदी को मैं बार बार कह रहा हूँ कि बड़े डिटेल से और बड़े बेहतर तरीके से पढ़ूंगा। शायद ही नदियों को लेकर तथ्य और ऐसे रोचक आंकड़े और कॉन्सेप्ट आपको कभी देखने को मिलेगा जब नदियाँ स्टार्ट करेंगी, तो वहाँ पे हर नदी तंत्र को बड़े व्यवस्थित और बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्लियर स्थिति क्या है नर्मदा सोन घाटी में, तो यहाँ पे मुख्यतया चूना पत्थर आपका खनिज पाया जाता है जो सीमेंट उद्योग के, कुछ भाग में संगमरमर पाया जाता है, जैसे ये जबलपुर का क्षेत्र हो गया।
और चीनी मिट्टी का भी उत्पादन होता है। तो ये प्रमुख यहाँ के खनिज हैं। पर्यटन की बात करें तो नर्मदा सोन घाटी में जो प्रमुख पर्यटन केंद्र देखने को मिलते हैं, एक तो आपका अमरकंटक देखने को मिलता है जहां से नर्मदा नदी उद्गमित होती है। फिर हम बात करते हैं भेड़ा घाट की। भेड़ा घाट जो कि जबलपुर में है, यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात है, तिलवारा घाट, ये सब चीजें हैं यहाँ पर। तो ये भी बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। फिर ओंकारेश्वर की बात करते हैं, ये ओंकारेश्वर भी नर्मदा सोन घाटी में आता है, खंडवा में, जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है। और यहीं पे हनुमंतिया टापू है आपका। फिर महेश्वर की बात करते हैं, और महेश्वर भी कहाँ स्थित है, आपके खरगोन में स्थित है। और महेश्वर जो है आपकी वो अवंती की दक्षिणी राजधानी हुआ करता था। और ये जो होलकर शासक थे, इनमें जो अहिल्याबाई होलकर थी, इन्होंने अपनी जो राजधानी थी इंदौर से कहाँ स्थानांतरित की थी, दूसरी राजधानी बनाई थी महेश्वर में। तो ये प्रमुख इसके किनारे पर्यटक स्थल स्थित है, मतलब नर्मदा नदी के किनारे, जो कि नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में ही आते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ की विशेष तथ्य क्या निकल के आते हैं। तो सबसे पहला निकल के आता है कि सबसे गहरा भौतिक प्रदेश है। जैसा कि मैंने देखा कि 7 भौतिक प्रदेश हैं। कितने हैं? 7 भौतिक प्रदेश हैं। और जिनमें से जो 5 भौतिक प्रदेश हैं वो आपके किस प्रकार के हैं? वो आपके पठारी भाग हैं। कैसे हैं? पठारी भाग है। सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा कैसा है? पर्वतीय भाग है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा भौतिक प्रदेश है जो कैसा है? ये गहराई में स्थित है। तो 7 भौतिक प्रदेशों में से सबसे गहराई में स्थित भौतिक भाग कौन सा है आपका? तो नर्मदा सोन घाटी है। दूसरा, सर्वाधिक भौतिक प्रदेशों से सीमा बनाता है। तो एक ये भी चीज निकल के आती, क्योंकि ये मालवा के साथ भी सीमा बना रहा है, ये आपके मध्य भारत के पठार को छोड़कर बुंदेलखंड के साथ भी सीमा बना रहा है, रीवा पन्ना के साथ भी सीमा बना रहा है, बघेलखंड के साथ भी सीमा बना रहा है, और आपके सतपुड़ा मैकल श्रेणी के साथ भी सीमा बना रहा है। तो ऐसा भौतिक प्रदेश जो सर्वाधिक भौतिक प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है वो कौन सा हो जाएगा? अपना नर्मदा सोन घाटी। कौन हो जाएगा? नर्मदा सोन घाटी। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में आपके रीवा पन्ना का पठार की भौतिक विशेषताएं भी देख ली, और 5वां जो भौतिक प्रदेश था नर्मदा सोन घाटी, इसकी भी भौतिक विशेषताएं देख ली। अब जो अगला वीडियो होगा उसमें हम 2 शेष जो भौतिक प्रदेश बचे हुए हैं, पूर्वी पठार या जिसे बघेलखंड का पठार कहते हैं उसको, और सतपुड़ा मैकल श्रेणी को कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। इस वीडियो में कहीं भी अगर सुझाव देना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सदैव माता पिता, गुरुजनों, सैनिकों और किसानों का सम्मान कीजिएगा। ये हमारे और राष्ट्र के अस्तित्व के निर्माता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।